सो वी आर डूइंग लॉज ऑफ मोशन। कहाँ थे हम लोग? मतलब क्या क्वेश्चन की तलाश, किसी को याद है क्या? हेलो वैभव, प्रवेश, लास्ट क्लास में सब थे ना? क्षितिज, ग्राफ का क्वेश्चन किया था। हाँ ग्राफ वाले क्वेश्चन किए थे ना। हाँ सो एक ग्राफ किया था हमने। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ग्राफ का। ये क्वेश्चन से आपको बताना है ये मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ है। मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो यू हैव टू आंसर एट विच ऑल पॉइंट्स फोर्स एक्टिंग एज जीरो। तो क्वेश्चन है मोमेंटम टाइम ग्राफ से, एट विच ऑल पॉइंट्स फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। कौन से पॉइंट पे आपको फोर्स जीरो दिख रहा है? जैसे ग्राफ plotted for a moving object with momentum plotted along y-axis, vertical axis, and time taken along x-axis or horizontal axis. सर ई पे फोर्स क्या लग रहा है? जीरो लग रहा है। ई पे जीरो नहीं लग रहा। Okay, what is the relation between momentum and force? Sorry, थोड़ा सा जोर से बोलो। So force is equals to momentum upon time. नहीं, वही तो गड़बड़ कर। Change in momentum per unit time, rate of change of momentum with respect to time. So force is basically defined as dp by dt. तो इस ग्राफ की, कौन सी ग्राफ की? मोमेंटम वर्सेस टाइम। इस ग्राफ की कौन सी चीज आपको फोर्स बताएगी? Which characteristic of the graph? टेंजेंट। Momentum time. Slope. So force is basically slope of momentum versus time graph. क्या? Force is slope of momentum versus time graph. ठीक। तो आपको इस ग्राफ की स्लोप पढ़ के बतानी है मुझे, कहां पे स्लोप जीरो दिख रही है आपको। तो जहां पे स्लोप जीरो है वहां पे फोर्स जीरो है। तो कहां पे स्लोप जीरो दिख रहा है आपको फोर्स इस ग्राफ का? सर B to C। बी से सी के बीच में सारे पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स बिटवीन बी एंड सी। और कहीं पे? ऑल पॉइंट्स बिटवीन बी एंड सी। एनी अदर पॉइंट? सर डी पे। पॉइंट डी पे स्लोप फिर जीरो हो गया। ये देखो, ऑल पॉइंट्स बिटवीन बी एंड सी एंड एट बी, ये पॉइंट्स पे फोर्स जीरो लग रहा है। क्लियर है? क्लियर? हाँ। नेक्स्ट, गिवन motion
and force both are in one dimension and are along x-axis. And at which point force acts along the direction of motion, Yeah? Given motion and force both are along x-axis, at which points force acts along the direction of motion. So you have to answer at which all points force and momentum are in same direction. Momentum is the same, the direction of momentum is same as the direction of velocity, right? That is direction of motion. So you have to answer at which all points force acts along the direction of motion. Anyone? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बताओ. एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं पहले. B to C. ये वाला बुरा आंसर था बेटा. बी से सी में तो फोर्स ही नहीं. अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बोला कि नो फोर्स एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट्स बिटवीन बी एंड सी. फोर्स जीरो है ना, अभी तो लिखा हमने. ऐसे सब छोटे छोटे क्वेश्चंस मुझे लगा था सबको आंसर आ जाएंगे जल्दी जल्दी. इतना मुश्किल नहीं है. मोमेंटम, अगर आपका फोर्स मोमेंटम के अलोंग लगेगा तो मोमेंटम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? टेल मी. If force acts, right, if force acts along the direction of motion, momentum will increase. तो कहां से कहां इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है? C से D. C से D. So that's the answer. Between C to D. At any point between C and D, force is along the direction of motion. And at which all points force is against the direction of motion? At which all points force is against the direction of motion? A to B. Sorry? A to B. A to B. A to B, correct, and even D to E. Between A to B and D to E, direction of force is opposite to the direction of motion. Clear? तो सर सीधा सीधा A to E ना. Sorry? तो सर A to E हुआ ना. A से B में आपका फोर्स किधर लग रहा था? अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. व्हाई? मोमेंटम इज डिक्रीजिंग. फिर B से C तो फोर्स ही नहीं लगा. फिर से C से D में क्या हुआ? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. फिर हाँ, D से E में वापस डिक्रीज हुआ ना मोमेंटम. तो जब भी मोमेंट, हाँ, फोर्स अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगेगा तो मोमेंटम तो डिक्रीज होगा इन मैग्नीट्यूड. ओके. जी सर. अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं. चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं ना. There's an object kept on a frictionless surface. Mass of the object is 3 kg. Right? It's already moving with velocity of 10 meter per second. Right? It's subjected to a variable force. It is at x equals to 0 now. It is subjected to variable force. Force is, अगर मैं डायरेक्शन बता दूं आपको, ऐसा है. Force is minus 3x square या minus 6x square Newton.
and that means as you move, ये x equals to 0 है, हाँ, x equals to 0 पे उसका speed 10 meter per second था towards right. As it moves to right, its speed goes on, it experiences a force in this direction. आ रहा है क्वेश्चन समझ में? तो सर फोर्स जो मतलब जो पीछे जाने वाली फोर्स है वो ज्यादा है। फोर्स पीछे जाने वाला है भाई, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, अभी तक इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, अब उस पर एक फोर्स लगने लग गया, -6x² टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन, मतलब 6x² टू लेफ्ट। हाँ, अब बताऊंगा ना। तो अभी आपको बताना है पोजीशन एंड टाइम where particle comes to rest. Position and time where particle comes to rest. 2 मिनट देता हूँ, आप ट्राई करो। हेलो, यस सर। आया किसी को? नहीं आया सर। चल, फोर्स कितना है? -6x²। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? -2x²। बस इसके बाद पुराना चैप्टर है, -2x²। आपको किसके किसके बीच का रिलेशन v और x के बीच का चाहिए, राइट? हेलो, यस सर। हाँ, आपको किसके किसके बीच का रिलेशन चाहिए? v और x के बीच का। हाँ, हाँ सर। आपको पता करना है कि कितने पोजीशन पे v का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो v और x के बीच का रिलेशन चाहिए। तो a एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो क्या करते थे हम लोग? सर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो एक इंटीग्रेशन करते थे, बट क्या लिखते थे? एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? dv/dt। हाँ, चलो लिख देता हूँ एक स्टेप में, dv/dt। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपके पास कितने वेरिएबल हो गए? v, t और x। नहीं होगा ना, एक स्टेप में 2 ही वेरिएबल होने चाहिए इंटीग्रेशन करना। सर इसका इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंशिएशन? बेटा करना तो इंटीग्रेशन ही है, लेकिन मैं बोलो इंटीग्रेट करने के पहले नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो देख लो, आप कितने हैं? एक 3 वेरिएबल है, आपको 2 ही वेरिएबल होने चाहिए। क्या ट्रिक था? हम कैसे हटाते थे? यहाँ से t हटाने का एक ट्रिक था। तो रिवाइज करते रहो, हमने ऐसा तो मत ही कर बैठे थे, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई। वी यूज्ड टू एक्सप्रेस इट एज dv/dx into dx/dt। नाउ व्हाट इज dx/dt? v velocity। Velocity। So v dv/dx is equal to -2x²। अभी v dv उधर लेके जाओ, -2x² dx, इंटीग्रेट कर दो, v²/2 x³/3 प्लस c। जब x का वैल्यू 0, v का वैल्यू 10, तो 100/2 50, तो c का वैल्यू 50, वो वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। लिख दो, तो c का वैल्यू 50, therefore v²/2 is equal to -2/3x³ plus 50। अभी आपको क्या चाहिए? To find x when v is equal to 0, तो v की जगह 0 डाल लो, तो 2/3x³ is equal to 50, तो x³ is 150/2, that is 75, x is 5√3, तो x is equal to 5√3। sorry, x³ is एक मिनट, 4 cube root of 75 बेसिकली। हाँ बोलो।
सर एक क्वेश्चन था, मतलब जब हमारे पास वो नहीं रहता, कोई रेंज नहीं रहती, तो हम हाँ। सी को कांस्टेंट की तरह मान लेते हैं। तो सर वो v बाई डीवी वाले में, v इंटू डीवी वाले में क्या हुआ, उसमें प्लस सी क्यों नहीं किया हमने? बेटा यहाँ पे तू एक कांस्टेंट डालेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट डालेगा, फिर उस कांस्टेंट को उधर ले जाएगा, ये दो कांस्टेंट का डिफरेंस एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। अच्छा, ओ ठीक है। हाँ, so x is this। अब t कैसे निकलेगा? क्यूब रूट ऑफ 75 हो गया, विच इज नियरली 4.23 कुछ के आसपास होता होगा। अभी आपको बताना है टाइम, तो कैसे निकलेगा? टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? ये सब मिक्स करके क्वेश्चंस, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है फोर्स का, प्रीवियस चैप्टर से भी जुड़े हुआ रहेगा। ये प्रीवियस चैप्टर कभी खत्म नहीं होने वाला। मैंने आपको तभी बोला था सबसे बेसिक चैप्टर है, अगर वो नहीं आया तो पूरे बुक में कुछ नहीं आएगा। सो रेगुलरली प्रैक्टिस करो। हेलो, आपको टी निकालना है तो किसके बीच में रिलेशन चाहिए आपको? बड़ी गलत बात है यार। या तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लाओ या x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लाओ। नहीं समझा? हेलो, सर v को क्या dx by dt लिखेंगे? v को dx by dt लिख लो तो x एज अ फंक्शन ऑफ t आ जाएगा। x का वैल्यू आपके पास पड़ा हुआ क्यूब रूट ऑफ 75 डाल देना। हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसमें शायद इंटीग्रेट आप कर ही नहीं पाओ, क्यूब है ना, नहीं होगा आपसे इंटीग्रेट, मेरे से नहीं होगा शायद, मतलब सारे फंक्शंस इंटीग्रेबल नहीं होते, दूसरे मेथड से करना पड़ता है इनको। तो v स्क्वायर इज 100 माइनस 4x क्यूब बाई 3 होगा, राइट? 100 माइनस, तो v इज 1 स्क्वायर रूट ऑफ दिस 100 माइनस 4x क्यूब बाई 3 रेज टू हाफ। तो अगर इसको मैं dx बाई dt लिखूंगा, ये इधर आएगा तो इसका इंटीग्रेशन हमसे नहीं होगा, ठीक? तो इंटीग्रेशन हो गई नहीं तो ठीक है, इग्नोर, ठीक है? यस सर। हाँ, तो लोड लेने वाली बात नहीं, ठीक है? वो क्वेश्चन बनाते हुए गलत बन गया मुझसे, तो उसमें इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, अदरवाइज प्रोसीजर यही होता। ओके, चलो, तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ाता हूँ ना। सो न्यूटन के दो लॉस हमने पढ़ लिए हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ, what does it say? Third law of motion. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉ है। What does this third law says? Third law says force never exists alone. Force कभी अकेला नहीं होता। Force exists in pair. Force exists in pair. फोर्स डज नॉट कम्स अलोन। अकेला फोर्स जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आप इमेजिन करो, आप फोर्स लगा रहे हो तो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे? यस सर। हेलो, हाँ, तो फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाओगे नहीं। तो यहाँ पे इंटरेक्शन जो होता है दो बॉडी के बीच में होगा,
अकेली बॉडी तो इंट्रैक्शन जैसा कोई वर्ड ही नहीं होगा। यस सर। हाँ, जब इंट्रैक्शन होगा तो दो बॉडीज के, ठीक है, तो दो बॉडीज हैं। अब उनमें से ए क्या करेगी, दो बॉडीज है ए एंड बी, सो दिस इज सम ऑब्जेक्ट ए, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट बी। कुछ तो ऐसा हुआ कि दे आर इंटरैक्टिंग मतलब इनके बीच में कुछ फोर्स लगा। तो सपोज ए इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन बी, I'll denote it by force acting on B due to A. I'll read it as force acting on B due to A. तो A ने क्या, कुछ फोर्स लगाया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि B A के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, तो B भी A के ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर A ने B के ऊपर फोर्स लगाया है तो साथ ही साथ में B भी A के ऊपर फोर्स लगाएगा, FAB। We read it as force acting on A due to B. So I'll repeat, FBA is force acting on B due to A. At the same time, FAB is force acting on A due to B. So दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सिर्फ एक ही फोर्स लगे। FBA alone cannot exist. FAB alone cannot exist. I hope आप इस स्टेटमेंट को डाइजेस्ट कर पाए। तो फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर, अकेला फोर्स कभी नहीं होता। सर एक बार और बता सकते हैं? जी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप फोर्स लगाओगे तो वो एक फोर्स हो गया, जैसे ये फोर्स आएगा वैसे एक और दूसरा फोर्स आ जाएगा पिक्चर में। सो मिनिमम दो फोर्स, मतलब नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा तो दो फोर्सेस आएंगे। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, इट नेवर एग्जिस्ट अलोन। जैसे ए और बी दो बॉडीज मैंने दिखाई हैं, तो ए इज सपोज अप्लाइंग फोर्स ऑन बी, तो साइमल्टेनियसली बी विल अप्लाई फोर्स ऑन ए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ए बी पे लगाए और बी चुप बैठे, बी ए पे ना लगाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सुनने जाओ तो ऐसा लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। फोर्स नेवर एग्जिस्ट अलोन। हेलो, यस सर। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर, समझे। ओके, मैं यहाँ पे लीन हो पा रहा हूँ, सी मैं यहाँ पे टिक पा रहा हूँ, किसकी वजह से? Is it me applying force on the wall because of which I am stable? No. No. मैं ऐसे वॉल पे टिक पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वॉल मेरे पे फोर्स लगा रहा है। देखने जाओगे तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर आप फोर्स लगा रहे हो वॉल पे। मैं लगा रहा हूँ इसीलिए वो मेरे पे फोर्स लगा रहा है, मैं वहां पर टिका हूँ। वी आर एबल टू वॉक ऑन द फ्लोर, किसकी वजह से? क्योंकि अर्थ हमको आगे की तरफ धक्का देता है। बड़ा अजीब सा लगेगा शायद ये स्टेटमेंट आपको। सी, वी आर नॉट एबल टू वॉक